नमस्कार, मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज हमारे साथ है देवमणि पांडे जी। देवमणि पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। देवमणि जी, पांडे जी, आपका इस्तकबाल करते हैं। अ, आपका परिचय बताने की आवश्यकता मुझे लगता है कि नहीं है, क्योंकि अ, आपने इतनी फिल्मों में गाने लिखे, इतने सीरियलों में गाने लिखे हैं, इतने मंचों का संचालन किया है, तरह तरह के मंचों का संचालन आप करते रहे हैं और अपनी छाप आपने छोड़ी है। तिग्माशु धूलिया की हासिल से आपने फिल्मी गीत लेखन की शुरुआत की। फिर चंद्र प्रकाश द्विवेदी के पिंजर में गीत चरखा चलाती माँ को लिखा, जिसे बेस्ट लिरिक ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया था। अ, कहाँ हो तुम और तारा दी जर्नी ऑफ लव आदि फिल्मों को भी उन्होंने अपने गीतों से सजाया है। और आपका एल्बम गुजारिश, तन्हा तन्हा और बेताबी काफी पसंद किए गए हैं। सुल्तानपुर में जन्मे देवमणि पांडे हिंदी, संस्कृत आदि में प्रथम श्रेणी में एमए हैं। कवि तो हैं ही, मंच संचालन के महारथी हैं। मुशायरा, कवि सम्मेलन और सुगम संगीत के कार्यक्रमों का संचालन भी करते रहते हैं। देवमणि जी, हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। साहित्यिक रचनाओं की चोरी एक आम बात है और मुझे इस कार्यक्रम की प्रेरणा भी आपके ही एक लेख से मिली है। उस लेख में आपने कहा लिखा था कि अ, साहित्य की जमीन पर धरती किसी की होती है और खेती किसी और की होती है। उससे मुझे प्रेरणा मिली कि हम इस बारे में बात करें। कई बार यह होता है कि गजल का मतलब एक ही होता है, लेकिन अ, लेखक अलग अलग होते हैं। अब देखिए, राम प्रसाद बिस्मिल की उनकी मशहूर रचना है। अ, उस रचना के बारे में क्या कहा जाए। उन्होंने जो लाइन लिखी थी, केवल 2 लाइनें उसकी कम ज्यादा करके उसे फिल्मी गाना दे दिया गया। कबीर ने कहा था, मेरी चुनरी में परी गयो दाग पिया, और साहिर लुधियानवी ने दिल ही तोहे में गाना बना दिया, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे। फिल्म केसरी जो 2019 में आई थी, उसमें मनोज मुंतशिर का एक गाना था, तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरजू। तो जवाहरलाल नेहरू की वसीयत का एक हिस्सा है कि मैं चाहता हूं कि मेरी मुट्ठी भर राख प्रयाग के संगम में बहा दी जाए, और मेरी राख का ज्यादा हिस्सा हवाई जहाज से ऊपर ले जाकर खेतों में बिखेर दिया जाए, वो खेत जहां मेहनत का कश इंसान काम में लगे हैं, और मेरे वजूद का हिस्सा आ, मिल जाए। ऐसे ही एक और मशहूर लाइन है, अ, जो राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, खंजर को अपने और जरा तान लीजिए, बेशक न मानिएगा किसी और की बात, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। लेकिन उमराव जान में यही गाना आया, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए ना। 2 लाइन बीच की गायब कर दी और वो शहर यार की मशहूर लाइन हो गई। तो ये जी, साहित्यिक चोरी क्यों होती है, क्या कारण है, ये साहित्यिक चोरी की लत क्यों लग गई। हाल ही में मनोज मुंतशिर एक कविता के कारण चर्चा में है। उसके बाद कंगना रनौत की फिल्म जो है, उसके भी गाने को लेकर विवाद उठ गया है। तो ऐसा क्यों होता जी। देखिए प्रकाश जी, सबसे पहले तो जो आपने शहर यार ये गीत का मुखड़ा पेश किया, उसके बारे है? में मैं बता दूं कि वास्तव में वो गजल बिहार के एक शायर जो राम प्रसाद बिस्मिल से ज़्यादा सीनियर है, मतलब वो लाइनें उनकी हैं, उनका नाम है बिस्मिल अज़ीमाबादी। चूँकि जी। बिस्मिल शब्द वहाँ लिखा था, ये जो है राम प्रसाद बिस्मिल के साथ में लोगों ने इसे जोड़ दिया। तो बिस्मिल हाँ। अज़ीमाबादी की ये हाँ, लाइनें हैं, बिहार के शायर थे। जी। मेरी संगीतकार खय्याम से एक बार बात हुई थी कि हाँ। शहर यार आपके साथ कैसे उठते बैठते थे, कैसे जो है आपने उनसे गीत लिखवाए। तो खय्याम साहब ने कहा कि उन्होंने मुझसे जो है मुझे एक डायरी सौंप दी थी, जिसमें जो है जी। 80-90 गज़लें रही होंगी, और मुझे ये कहा गया कि इसमें से जो पसंद आए, वो आप कंपोज़ कर लीजिए।
तो खयाम साहब ने शहरयार की डायरी से वो गज़लें कंपोज़ की। अब मेरी समझ में ये नहीं आता कि जिस गज़ल में मतलब उन्होंने अपनी गज़लें दर्ज की हैं जिस डायरी में, उस डायरी में बिस्मिल अज़ीमाबादी की गज़ल उन्होंने क्यों दर्ज कर दी? और हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये 2 लाइन मुखड़े की जो ली गई, इसके अलावा बाकी जी, जो शेर कहे हैं, शहरयार ने खुद से कहे। तो शहरयार को निश्चित ही ये चीज़ मालूम थी कि ये बिस्मिल अज़ीमाबादी की गज़ल की 2 लाइनें वो ले रहे हैं, तो इसका उल्लेख सार्वजनिक तौर पर करना चाहिए। ये जो है एक रचनाकार की ईमानदारी होती है। तो इसकी तरफ से हम लोगों ने कभी ये नहीं सुना कि जिन्होंने डायरेक्ट की फ़िल्म मुज़फ़्फ़र अली, उन्होंने भी इसकी तरफ से कोई सफाई नहीं दी और शहरयार की तरफ से भी कोई सफाई नहीं आई। तो इसलिए ये गलत रवैया है। अगर किसी की लाइन को उठा करके मुखड़ा लिया है, तो उसमें जो है उन्हें ज़रूर ये घोषित करना चाहिए था, उसके प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए था। तो मेरे हिसाब से ये जो है उचित नहीं हुआ, एक रचनाकार को यह करना चाहिए। जो गज़ल की परंपरा है, तो गज़ल में जो है जो मैंने लेख लिखा था, गज़ल यानी दूसरों की ज़मीन पर अपनी खेती। तो उसमें जो है कभी-कभी एक मिसरा लोग उठा लेते हैं और उस मिसरे पर एक गज़ल कहते हैं। तो कभी-कभी वो मिसरा छोड़ देते हैं और कभी-कभी उसपे एक मिसरा लगा करके उसे शेर बना लेते हैं। तो ऐसा जी, जो है हाँ, कव्वाली का शेर है कि जो दिल में आज हल्की सी खलिश महसूस होती है, बहुत मुमकिन है कल इसका मोहब्बत नाम हो जाए। तो बशीर बद्र ने एक मिसरा ये नीचे वाला ले लिया, बहुत बहुत मुमकिन है कल इसका मोहब्बत नाम हो जाए और पूरी गज़ल इस पे कह दी उन्होंने और वो सिंगर्स ने उनकी गज़ल ये गाई भी काफ़ी अ, मशहूर भी हुई। तो लेकिन उसमें एक जो है कामा लगा देते हैं, तो बशीर बद्र की किताब मैंने देखी, बशीर बद्र ने कामा नहीं लगाया। तो ये बात भी गलत है। बहुत सारे शायरों को मैंने देखा है, जब दूसरे का मिसरा उठाते हैं, तो उस मिसरे पर वो एक कामा लगा देते हैं दोनों तरफ। तो पढ़ने वाला तुरंत ये समझ जाता है कि इन्होंने ये मिसरा किसी उस्ताद का लिया है, उसपे गज़ल कही है और इसको मान लेते हैं कि ये खिराजे अकीदत है, यानी आस्था का टैक्स जिसे मतलब जी, जिसका आप सम्मान करते हैं, उसका आपने मिसरा लिया। दूसरी जो है बशीर बद्र परिवार संस्था है मुंबई में आए थे यहाँ और बशीर बद्र से साहब से मैंने ये पूछा कि जो है आरसी लखनवी का जो शेर है कि कफन दाबे बगल में घर से मैं निकला हूँ ऐ अरसी, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। तो वो तो आपसे सीनियर थे। तो बशीर बद्र ने कहा कि देखिए ये शेर का पहला मिसरा मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो पहला मिसरा मैंने हटा करके ये एक मिसरा लगा दिया कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। बोले देखिए कितना खूबसूरत हो गया शेर। तो मैंने कहा बशीर बद्र साहब शेर तो खूबसूरत हो गया। तो बोले हाँ, लेकिन आपको जो है सार्वजनिक खुलासा कर देना चाहिए था या जो है आपके इसमें किताब में जहाँ गज़ल छपी है वहाँ पे आप जो है आभार व्यक्त कर देते। बोले ये शायरी की दुनिया है यार, लोग बहुत जानकार हैं, लोगों को पता है और उर्दू में इसके लिए जो है परंपरा रिवायत चली आ रही है, तो लोग इसका हुँ, बुरा नहीं मानते। यही बात मैंने निदा फ़ाज़ली साहब से भी कहा था। तो निदा साहब ने कहा कि एक मिसरा लिख करके ले करके गज़ल कहने की रिवायत आ रही है। तो मैंने कहा मिसरा तो ठीक है निदा साहब, लेकिन जो है कंटेंट भी तो जो है सेम हो जाता है। बोले यार कभी-कभी हो जाता है इसमें क्या करें? तो कैफ़ी आज़मी की गज़ल का मतला था, मैं ढूँढता जिसे हूँ, वो जहाँ नहीं मिलता, नई ज़मीन, नया आसमाँ नहीं मिलता। और इसी पे निदा साहब ने लिखा कि कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कहीं ज़मीन तो कहीं आसमाँ नहीं मिलता। तो उन्होंने कैफ़ी साहब के मतले में ये लिखा लेकिन जो है कंटेंट जो है अच्छे शायर बचाते हैं कि आप जो है वही काफ़िया, वही रदीफ, वही ज़मीन,
ले लें, लेकिन कंटेंट जो है वो बचाना चाहिए। तो मनोज मुंतशिर के आने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जब मैंने वो गीत लिखा इंजर में, तो इन्होंने फोक की 3-4 लाइनें कोट की थी अमृता प्रीतम ने, और ये मुझे बात बताई थी जो फिल्म राइटर एसोसिएशन के सेक्रेटरी थे राजेंद्र सिंह आतिश, बोले मेरे पास लोकगीतों की किताब है, तो उस लोकगीत में ये गीत है जो अमृता प्रीतम ने कोट किया है, चरखा जू डाहनिया पानी दे ये मुझे पूरा याद नहीं है कि चरखा जू डाहनिया छोपे जू पानिया पिड़िया ते वाले मेरे खेसनी, ये उन्होंने कोट किया था। तो इसका मतलब हुआ कि मैं चरखा चलाती हूँ, मैं धागा बनाती हूँ और मैं बेल बूटे वाली चादर बुनती हूँ। तो पहले इसी को उत्तम सिंह ने कंपोज किया था कि ये जो में पंजाबी में जा रहा था। तो चंद्रप्रकाश जी के दोस्तों ने कहा कि ये ट्यून बहुत अच्छी लग रही है और हिंदुस्तान में हर जगह लोग पंजाबी नहीं समझते हैं, अगर ये हिंदी हो जाए तो बेहतर रहेगा। जी, तो हाँ, चंद्रप्रकाश जी ने मुझसे कहा कि इसी के आधार पर आप एक गीत लिख दीजिए। तो मैंने इसके आधार पे 16 लाइन का गीत लिखा और उसमें जो है मैंने इनसे ये कहा कि भई अमृता प्रीतम की लाइन नहीं है, फ़ोक की है, फिर भी हमें उनके प्रति आभार जो है व्यक्त कर देना चाहिए। तो उन्होंने जो हाँ, है वो जो क्रेडिट दिया उसमें लिखा कि पोएट्री अमृता प्रीतम ट्रांसलेटेड बाय देवमुनि पांडे, ये उन्होंने दे दिया। और 2005 में मेरी किताब आई, किताब में भी ये गीत छपा हुआ है खुशबू की लकीरें मेधा बुक से, और मैंने इसके नीचे लिख दिया है प्रेरणा स्रोत अमृता प्रीतम, क्योंकि उन्हीं जी, की जो फोक की लाइन उन्होंने कोट की थी, उस लाइन को जो है ना, चरखा चलाती माँ धागा बनाती माँ बुनती है सपनों की केसरी, समझ न पाऊं मैं जी, किसको बताऊं मैं, मैया छुड़ाती क्यों देसरी, और बेटों को देती है महल अटरिया, बेटी को देती परदेसरी। तो मतलब जो है बहुत अलग तरीके से वो लिखा, और बाद में उसमें एक दो नए अंतरे जोड़े, तो ये सब किया। लेकिन मैंने ये कहा कि मेरे ऊपर कहीं आरोप न लग जाए कि अमृता प्रीतम ने जो लाइन कोट की थी उसको अपना बना दिया। तो ये ईमानदारी मैं समझता हूँ सब में होनी चाहिए। तो मनोज मुंतशिर जो है वो मुझे जी, अपना बड़ा भाई मानता है, और जो उसने मुझे किताब भी भेंट की, मेरी फितरत है मस्ताना, और उसमें लिखा है बड़े भाई देवमणि पांडे को, जिनसे मैं सदा मतलब मेरे प्रेरणा स्रोत रहे, उन्होंने लिखा है। तो मनोज क्या है कि उसको अपने छात्र जीवन से पढ़ने की बहुत आदतें हैं। तो जो हम उसे मतलब कॉलेज लाइफ में ही फैज़ फिराक से लेके सभी मशहूर शायरों को पढ़ा था, और मिर्ज़ा गालिब से लेकर मीर तक सबके बहुत सारे अशआर उसको याद हैं। तो हम जो बहुत सारी चीज़ें याद करते हैं, तो वो हमारे अचेतन में कहीं न कहीं दर्ज हो जाती हैं। और लेकिन ये कभी-कभी बताइए देवमणि जी, अभी अभी मनोज मुंतशिर ने जो कविता का अनुवाद कर दिया, हाँ, अ, उन्होंने कविता लिखी, तुम कभी उदास हो रोने का दिल जी, करे मुझे कॉल करना, शायद मैं तुम्हारे आंसू न रोक पाऊं, पर मैं जी, तुम्हारे साथ रहूंगा जरूर, कभी अकेलेपन से घबरा जाओ तो मुझे कॉल करना, जी। शायद हुँ, मैं तुम्हारी घबराहट न मिटा पाऊं पर अकेलापन बांटूंगा जरूर। अब यही जी, की यही कविता रॉबर्ट जे लेवरी की है, लगभग वही जी, भाव है। इफ वन डे यू फील लाइक क्राइंग कॉल मी, आई डोंट प्रॉमिस दैट आई विल मेक यू लाफ, बट आई कैन क्राई विद यू। तो ये तो लगभग लगभग उन्होंने पूरी की पूरी ही उठा के लगा दी है। ऐसे ही एक और जिक्र हमारा एक बार हुआ था कि किस तरह जी, कविताओं में कॉपी पेस्ट हो रहा है, उसमें बड़े बड़े कलाकार भी इसमें आ गए हैं। जैसे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने कविता लिखी थी, जी। इब्न बतूता पहन के जूता, निकल पड़े तूफान में, थोड़ी हवा नाक में घुस गई, थोड़ी घुस गई कान में। इसी हाँ, कविता को गुलजार ने अपनी कविता इश्किया में, इब्न बतूता पहन के जूता उड़ता है, पहने तो करता है चर, उड़ उड़ आवे आ दाना चुगे उड़ जावे हुँ, चिड़िया फुर। ऐसी हुँ, लाइनें लगभग लगभग वही बातें लिख दी। अब जी, एक और ऐसे दिनेश कुमार शुक्ल की एक कविता है, उस पूरी कविता का जो भाव है वो जावेद अख्तर साहब की गजल में, उनकी उसमें शेर है। जैसे रामपाल अर्शी यानी अर्शी लखनवी का एक शेर है, जी, कफन दाबे बगल में घर से निकला हूं मैं,
ए अरसी न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। तो इसी का जिक्र आपने कहा कि कैफी आदमी ने उसी को कहा है कि मैं ढूंढता हूं जिसे वो बशर नहीं मिलता, नई जमीन नया आसमां नहीं मिलता, नई जमीन नया आसमां मिल भी जाए, नए बशर का कहीं कोई निशान नहीं मिलता। तो इस तरह की बातें, इस तरह के शेरो शायरी, ऐसा क्यों होता है? देखिए जो है, मनोज मुंतशिर अंग्रेजी मीडियम का पढ़ा हुआ है, तो वो जी। अंग्रेजी जो है कविताएं भी पढ़ता है। और मैं हाँ। मनोज मुंतशिर की इस बारे में मैं तारीफ करूंगा कि उसने सार्वजनिक रूप से बयान दिया है कि मैंने जो है वो रॉबर्ट जे लौरी, जो नाम बताया आपने, कि उसका जो है अनुवाद किया था, और अगले एडिशन में मैं अपनी कविता के नीचे उनका जो है नाम दर्ज कर दूंगा। तो ये जो जी। ईमानदारी है मनोज मुंतशिर की, ये काबिले तारीफ है। लेकिन जो गुलजार साहब ने इब्न बतूता पहन के जूता जो लिया, सर्वेश्वर जी की चाहे उन्होंने प्रेरणा से लिखा, तो उनको लिखना चाहिए था प्रेरणा स्रोत जो है, या अपने किसी इंटरव्यू में बोल देना चाहिए था। ये अगर ऐसा नहीं करते तो ये चोरी और सीना जोरी वाला ये काम हो गया। अच्छा, मैं आपको और बताऊं कि इरशाद कामिल भी हमारे दोस्त हैं। उन्होंने अपनी किताब मुझे भेजी थी, हिंदी कविता पे पीएचडी की है उन्होंने। तो जो हाँ। है, मैं एक सैलून में बाल कटा रहा था, तो नादान परिंदे गीत बज रहा था। तो वो जो जी। है दूसरा पार्ट, मतलब अंतरा तो नहीं कहेंगे, वो जो है रहमान साहब वो अंतरे की तरह दो पार्ट कर देते हैं उसमें। तो दूसरे पार्ट में एक जो है लाइन आती है, तो मेरे बाल काटने वाले दोस्त ने कहा कि पांडे जी ये लाइन सुनिए, जो है कितनी सुंदर लाइनें हैं, मुझे ये बहुत अच्छी लगती हैं। तो वो लाइन थी कि कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस, और दो नैना मत खाइयो, पिया मिलन की आस। तो ये जो आपका कार्यक्रम देख रहे हैं, जो हमारे दर्शक गण, हमारे दोस्त, इनमें 99% लोगों ने ये दोहा कहीं न कहीं सुना होगा। ये किसी लोक कवि का दोहा है, कोई कबीर का बताता है, कोई मीराबाई का। अब इस गीत को जो है फ़िल्म फेयर अवार्ड मिला, और हो सकता है कि ये जो एक इतनी मतलब जो है वज़नदार लाइन है, इसी कारण मिल गया हो। तो जो है ये इरशाद कामिल को भी घोषित करना चाहिए था कि मेरे गीत में जो ये लोकगीत की लाइन आई है, मैं लोक कवि का शुक्रिया अदा करता हूँ। तो उन्होंने जो है नहीं किया, किसी को नहीं पता। तो कोई भी आदमी सुनेगा तो वो तो यही बोलेगा कि इरशाद कामिल ने यार बड़ी अच्छी लाइनें लिखी हैं। तो ये जी। मैं समझता हूँ कि ये चोरी और सीना जोरी का मामला हो जाता है। तो हमारे दोस्त जी। हैं, फिर भी मैं चाहूँ इरशाद कामिल को फेसबुक पे या कहीं जो है किसी न किसी माध्यम पे, ट्विटर में ये डाल देना चाहिए था कि भई हमारे लोक कवि की भी लाइनें इसमें शामिल हैं। तो ये ठीक है। अब मैं आपको जो है क्या बोलते हैं कि एक चीज़ बताऊँ कि आनंद बख्शी ने लिखा था, जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं, और दिल चाहता में जावेद अख्तर साहब का गीत है, जाने क्यों लोग प्यार करते हैं। तो तो ये इस तरह भी सिनेमा लाइन में लोग जो है लिखते हैं, और इसका बुरा नहीं मानते हैं। जावेद अख्तर ने जब लिखा तो जो आनंद बख्शी ने इस पे कोई ऐतराज नहीं किया। लेकिन मैं आपको जो है एक कविता की कुछ लाइनें सुना रहा हूँ। ये कतील सिपाही जो गुजर गए पाकिस्तान के शायर थे। तो आप सुन के मुझे बताइएगा कि आपको कौन-सा गीत जो है याद आता है ये सुन करके, कि रक्स करती हुई नर्तकी का बदन, रक्स करती हुई नर्तकी का बदन, जैसे दीपक की लौ, जैसे नागिन का फन, जैसे मन में तड़प, जैसे मन में हिरन, जैसे चटके कली, जैसे लहके चमन, रक्स करती हुई नर्तकी का बदन, जैसे उमड़े घटा, जैसे फूटे किरण, जैसे आंधी उठे, जैसे भड़के अगन, जैसे पहलू में दिल, जैसे दिल में अगन, जैसे मुड़ती नजी, जैसे उड़ती पवन, रक्स करती हुई नर्तकी का बदन। तो प्रकाश जी बताइए, आपको कौन सा गीत याद आ रहा है सुन के? 1942 लव स्टोरी। एक जी। लड़की को देखा था ऐसा लगा, हाँ, तो जैसे इसमें जैसे इसमें जैसे जैसे। हाँ,
हाँ, तो ये जैसे बन में हिरन, ये लाइन भी उसमें है। तो हाँ जो है ना, तो ये जावेद अख्तर साहब ने कहीं इसका ज़िक्र नहीं किया कि उनकी जो है, उन्होंने कतील सिपाही की नब्ज़ से प्रेरित होकर के ये गीत लिखा। तो ये इतने ज़िम्मेदार जो आदमी जो है, पूरे देश दुनिया में सुना जा रहा है, लोग उसको सुन रहे हैं, तो उससे उनको हाँ क्रेडिट देने में क्या हर्ज? तो ये कतील सिपाही हमारे दोस्त थे, वो जो आते थे मुंबई, तो मुझे जो है वो हाँ फ़ोन करते थे। मैंने जो है इनके ऊपर बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा था जनसत्ता में। तो वो जो एक दिन मैं सुबह 10 बजे नाश्ते पर बुलाया मुझे साथ खार में, तो मेरे ख्याल से 96 या 97 का बात थी। तो जी वहाँ से जावेद अख्तर साहब गेट से निकल रहे थे। तो मैंने कतील साहब से पूछा, इतने सवेरे-सवेरे जावेद साहब कैसे आ गए? तो उन्होंने कहा कि अपनी किताब तरकस उन्होंने भेंट की, और जो है मुझे जो है वो शायरी कहा। मैंने कहा सॉरी, किस बात के लिए कहा? बोले वो आपकी नज़्म मैंने लखनऊ की एक पत्रिका में पढ़ी थी, जो है वो 67 कब प्रकाशित हुई थी। तो बोले कि वो नज़्म मुझे पसंद आई थी, उससे प्रेरित होके मैंने ये गीत लिखा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। तो उन्होंने चुपके से, समझिए कि कतील सिपाही से शायरी कह दिया, लेकिन पूरी दुनिया के सामने ये हाँ बयान दर्ज नहीं किया कि ये कतील सिपाही की नज़्म से हाँ प्रेरित होके कहा। तो इतने मतलब जिनका इतने प्रतिष्ठित लोग हैं, उनको तो करना चाहिए कि भई आप बता दें कि ये किसका है। तो हाँ इस तरह से चीज़ें साहित्य की दुनिया में और जो है सिनेमा की दुनिया में चल रही हैं। हाँ, जी। प्रदीप, गीतकार प्रदीप से किसी ने पूछा कि चल अकेला हाँ, चल अकेला चल अकेला गाने का प्रेरणा स्रोत कौन है? तो उन्होंने कहा जी, कि ये गुरुदेव की कविता एकला चालोरे से प्रेरित होकर मैंने गाना लिखा है। उन्होंने बिना जी, किसी संकोच के, बिना किसी देरी के उन्होंने कह दिया। अब एक और बात देखिए, जी, एक हिंदी के बहुत मशहूर गजलकार है दिनेश कुमार शुक्ल। उनकी गजल जी, का एक एक शेर है, एक मतला है, तेरी मेरी कुटिया के मुकाबिल 8 मंजिल का मकान, तुम मेरे हाँ, हिस्से की शायद धूप भी खा जाओगे। मेरी कुटिया के जी, मुकाबिल 8 मंजिल का मकान, तुम मेरे हिस्से की शायद धूप भी खा जाओगे। और 25 साल बाद जावेद अख्तर की किताब आई तरकश, तो उसमें एक ये शेर था, ऊंची इमारतों से मकान मेरा घिर गया, कुछ लोग मेरे हिस्से का सूरज भी खा गए। तो जी। बात तो वही है, लेकिन उसे कहने का अंदाज, उसे जिस तरीके से लिया है, तो लगता है कि ये सीधा सीधा चोरी का कार्य किया है हमारे इतने महान शायरों ने, महान लेखकों ने। जी। देखिए, बात ये है कि हाँ जो है मीर साहब सीनियर थे मिर्ज़ा गालिब से। जी तो गालिब के यहाँ भी जो है मीर साहब का काफ़ी असर दिखाई पड़ता है। और अपने जो है सीनियर के, जैसे मैंने पहले भी कहा कि मिसरे या लाइन लेकर के लोग कहते थे। तो जो है थी खबर गर्म उनके आने की, आज ही घर में बोरिया न हुआ। तो आज ही घर में बोरिया न हुआ, ये मीर साहब भी पहले लिख चुके थे। लेकिन जी, गालिब हाँ साहब इतने बड़े शायर थे कि उनके ज़माने के लोग, मालूम था कि भई मीर साहब की लाइन लेके गज़ल कह रहे हैं, तो ये चोरी नहीं है, और जो है वो गालिब का अपना वो कद है। तो जो आप प्रदीप जी की बात कर रहे थे, तो हाँ प्रदीप जी मुझे बहुत मानते थे और हर महीने मैं उनसे मिलने के लिए जाता था। और मैं ये मेरे लेख में ये ज़िक्र किया था जो अभी आपने ज़िक्र किया। तो उसमें हुआ क्या कि इंदिवर साहब पे विट्ठल भाई ने जो है गीत चोरी का मुकदमा कर दिया फिल्म राइटर एसोसिएशन में, और ये बात जो है प्रेस में चली गई। वो कहते हाँ हैं हमसे अभी उम्र नहीं है प्यार की, नादां है वो हम्म क्या जाने कब कली खिली बहार की। तो हम्म ये जब अखबार में आया तो उस दिन मैं प्रदीप जी के यहाँ मिलने गया था। तो मैंने प्रदीप जी से बताया कि इसका इंदिवर पे क्यों है। तो उन्होंने कहा कि हाँ इंदिवर मेरे यहाँ मिलने-जुलने आते हैं और मैं कई साल से इंदिवर को मैं जानता हूँ। तो हाँ इंदिवर कभी भी चोरी नहीं कर सकते। तो ये बोले कि इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ गड़बड़ जो है वो संगीतकार ने किया होगा। हाँ तो उसी समय ये कहा मेरे पास में फ़ोन आ गया कि इस बारे में आप इंदिवर से बात कर लीजिए। तो इंदिवर जी ने जो है बताया कि संगीतकार राजेश रोशन ने उनको ये मुखड़ा दिया था कि ये मुखड़ा मैंने खुद बनाया है और इस पे हाँ आप गीत लिख दीजिए।
ऐसा फिल्म लाइन में बहुत बार हुआ है कि जो संगीतकार है वो मुखड़ा दे देता है और गीतकार गीत लिख देता है। तो ये उसने जो है राजेश रोशन की गलती थी, उन्होंने ये नहीं बताया कि विट्ठल भाई पटेल का मुखड़ा है, तो इंदिवर जी उसमें हाँ। फंस गए और बाद में मामला सेटल हो गया। तो प्रदीप जी ने मुझसे कहा कि भाई कभी-कभी लिखते-लिखते जो है हमारे भाव दूसरों से टकरा जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि इसलिए बुजुर्गों ने कहा है कि साहित्य से उपजता है। तो चारवाक दर्शन में ये आया था कि चरय वेति, चलो रे। तो प्रदीप जी ने कहा कि मैं रविंद्रनाथ ठाकुर की तारीफ करता हूँ कि उन्होंने इकला चलो रे एक नया विचार हमारे सामने रख दिया, उसी को आगे बढ़ा दिया। तो बोले कि तो जो ये नया लेकर के आए रविंद्रनाथ ठाकुर कि इकला चलो रे, ये मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने सोचा कि मैं इसे आगे बढ़ाता हूँ और मैंने फिर एक गीत लिख दिया कि मेरा तेरा मेला पीछे छूटा साथी चलकेगा। तो प्रदीप जी ने कहा कि भावों की अगर अपने आप आपके सृजन में ऐसे भाव आ जाते हैं तो चोरी नहीं है, ये आपको कोई कहे भी तो स्वीकार कर लेना चाहिए कि आपके जो सीनियर हैं उनसे आपके प्रेरित होके लिखा है और उनको धन्यवाद व्यक्त करना चाहिए। तो हमारे यहाँ जो चोरियां हो रही हैं, जावेद अख्तर हो कि गुलजार साहब हो कि इरशाद कामिल हो, वो लोगों को धन्यवाद व्यक्त नहीं कर रहे हैं, ये गलत बात है। तो आभार तो व्यक्त करना चाहिए। जी। एक देखिए, अतीत की बात करें तो तकी मीर साहब का जन्म हुआ था 1723 में और जी। गालिब साहब हुए थे 1797 में। मतलब दोनों में करीब 75 साल का अंतर था, 3 पीढ़ियों का अंतर रहा होगा। लेकिन दोनों के शेरों के मिजाज कुछ गजल के मतले लगभग मिलते जुलते हैं। जैसे मीर साहब ने लिखा था, होता है यहाँ जहां में हर रोजो शब तमाशा, जी। होता जी। है यहाँ जहां में हर रोजो शब तमाशा, देखा जो खूब तो है दुनिया अजब तमाशा। अब गालिब साहब जो करीब 3 पीढ़ियों के बाद करीब 75 साल बाद जन्मे, उन्होंने लिखा अ, बाजीचा अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। तो जी। कितनी लाइन मिलती है, बाजीचा अतफाल है दुनिया मेरे आगे, जी। होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। तो मिलती जुलती जी। लाइन है। और ये तो नहीं कह सकते कि गालिब साहब ने गजल उनकी मतलब चुराया होगा या चीज उठाई होगी, क्योंकि न जी। तो जी। उस जमाने में प्रचार प्रसार के साधन थे, कहाँ उन्होंने लिखा होगा, कहाँ उन्होंने पढ़ा होगा। लेकिन ऐसा भी होता है। तो जी। फिल्मों में इसका क्या क्या उपचार है, या वो संगीत निर्देशक कोई गजल का मतलब उठा लेते हैं, कह देते हैं गीतकार को कि भाई ये मतलब मैंने लिखा, जैसे अभी आपने बताया कि राजेश जी। रोशन साहब ने कहा कि मेरा मतला है और उन्होंने गीत लिख दिया और कहा कि साहब उस पर बाद में विवाद हुआ। आपके साथ तो ऐसा कोई विवाद नहीं हुआ? देखिए जो है ये क्या बोलते हैं कि उम, जो आपने मिर्ज़ा गालिब की बात की, उनसे सीनियर शायर थे हैदर अली आतिश लखनऊ में। तो हैदर अली आतिश ने एक गज़ल कही और फिर दिल्ली के शायरों में होड़ लग गई कि इतने बड़े उस्ताद शायर ने एक गज़ल कही, हम भी उसी जो है उसमें बहर में मतलब ज़मीन में अगर सेम बहर, सेम काफ़िया और सेम रदीफ है तो बहर मतलब ज़मीन हो गई, उसमें गज़ल जी। कहेंगे। ये हैरत की हाँ, हाँ। बात है कि हाँ, लखनऊ से कोई फ़ोन नहीं आ रहा है। हैदर अली आतिश ने लखनऊ में गज़ल कह दी एक बुजुर्ग शायर ने और अचानक हाँ, दिल्ली पहुँच गई। तो उस समय जो है ये होता था कि कहीं कहीं नशिस्त में जो है किसी ने गज़ल पढ़ दी या कोई उस्ताद शायर से मिलने गया और उस्ताद शायर ने कोई गज़ल सुना दी, तो लोग बोलते थे कि उस्ताद जी गज़ल बहुत अच्छी है, ज़रा मुझे नोट करने दीजिए। कई दूसरे लोग नोट कर देते थे और फिर मालूम पड़ा कि हाँ, वो किसी काम से, चाहे बैलगाड़ी से, तांगे से, घोड़े से वो लखनऊ से दिल्ली चले गए और वहां जाकर के हाँ, लोग जो है बता देते थे कि भाई हमारे उस्ताद हैदर अली आतिश ने ये गजल कही है और फिर दिल्ली वालों में जी, होड़ लग जाती थी। तो ऐसे ही ये गजल उनकी थी और दिल्ली वाले में होड़ मल गई और एक गोष्ठी में 3-4 लोगों ने गजल उस पे पढ़ी और ये कहा कि भई ये बड़ी हैरत की बात है कि इसमें जो है जवाब
काफिया जो है उन्होंने क्यों इस्तेमाल नहीं किया? इस बात पे काफ़ी चर्चा हुई। तो मिर्ज़ा गालिब से पूछा गया कि आपकी क्या राय है? तो मिर्ज़ा गालिब ने कहा कि ये जो है जवाब काफ़िया उन्होंने मेरे लिए छोड़ दिया, तो उस काफ़िये में मैं एक शेर कहूँगा। तो उन्होंने उस हैदर अली आतिश की ज़मीन में गालिब ने गज़ल कही और वो लाजवाब मतलब जवाब काफ़िया ले आए कि कासिद के आते-आते खत एक और लिख रखूँ, मैं जानता हूँ वो क्या लिखेंगे जवाब में। तो मतलब ये जो है वो ज़मीन थी इस तरह से। तो मेरे हाँ, मेरे साथ क्या होता है कि जैसे एक सीरियल आया था कि एक चाबी है पड़ोस में, तो उसमें है धर्म मेहरा उसके प्रोड्यूसर थे, तो वो तिग्मांशु धूलिया के फ़ोन थे मतलब दोस्त हैं। तो उन्होंने तिग्मांशु धूलिया को फ़ोन किया कि हमारे संगीतकार ने जो है जो ट्यून बनाई है, तो मोहल्ले भर की औरतों को डांस करना था, तो जो है वो क्या बोलते हैं कि ये औरतें उस पे डांस नहीं कर सकती, तो मुझे ऐसा गीतकार चाहिए कि फ़ोक की जानकारी हो, उस पे लिख दे। तो तिग्मांशु जी ने कहा कि आप पांडे जी के पास जाओ, वो झट से लिख देंगे। तो वो हाँ, आए और उन्होंने जो है मुझे वो सुनाया। तो जो सुनाया, तो वो जो है उन्होंने कहा कि ये पांडे जी ये जो 4 लाइन आई हैं, तो ये लाइन ले लीजिए स्टार्ट यहाँ से करेंगे और आगे का गीत आप नए पैटर्न में जो है वो आप लिख दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, तो वो था कि उमड़-घुमड़ आए कारे का बदरा। तो ये लाइन थी, उसके आगे 3 लाइन और थी। तो मैंने कहा कि देखिए धर्म जी, मैं चारों लाइनें नहीं ले सकता। अगर मान लीजिए कि हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर थे आकाश विहान, कि उनके दिमाग में कहीं पहले से किसी लोक कवि की ही रही हो लाइनें, तो अगर चारों लाइन वो आ गई, तो मेरे ऊपर कल जो है उँगली उठ जाएगी। तो मैं पहली लाइन ले लेता हूँ और 3 लाइनें उसमें जोड़ देता हूँ, उसके बाद मैं अपना गीत दूँगा। तो मैंने जो है वो कर दिया कि उमड़-घुमड़ आए कारे-कारे बदरा, मैंने लगाया सखी आँखियों में कजरा और बादल की रिमझिम मन ललचाए, भीग गया तन मेरा भीग गया अचरा। इस तरह से मैंने जो है उसको कर दिया। तो कभी किसी ने ये नहीं कहा कि पांडे जी आपने जो है किसी फ़ोक से या किसी और का है। उसके बाद मैंने अपना गीत लिखा कि सजनी आँख मिचौली खेले बाँध दुपट्टा झीना, महीना सावन का कर गया मुश्किल जीना, महीना सावन का। तो ये जो है गाना रिकॉर्ड हुआ पसंद आया लोगों को। तो ये सामने आया तो मैंने चारों लाइनें लेने से इनकार कर दिया। मैंने कहा मैं नया लिख देता हूँ। तो ये गीतकार में ये जो है ईमानदारी होनी चाहिए कि आपको पूरा मुखड़ा दिया जा रहा है, तो आप जो है उससे बचें। और कभी-कभी ऐसा होता था कि जिनको लोग जानते थे, नौशाद साहब खुद शायर थे, लेकिन जब तक जी, उन्होंने हाँ, काम किया, तब तक उन्होंने किसी को ये नहीं कहा कि मैं शायर हूँ। तो नौशाद साहब ने जी, निश्चित ही बहुत सारे लोगों को मुखड़े दिए होंगे और चूँकि वो इतने विश्वसनीय थे, इसलिए लोगों ने उन पे भरोसा किया होगा और कभी भी ये बात सामने नहीं आई कि ये मुखड़ा जो है किसी और का है। तो जो है म इस तरह से विश्वसनीय तरीके से अगर संगीतकार और गीतकार काम करते हैं तो ठीक है, लेकिन मैं सबसे समझाऊँ कि सबसे ज़्यादा चोरी के केस फ़िल्म राइटर एसोसिएशन में अन्नू मलिक के आए हैं। तो जी, मैं 2004 से 2008 तक फ़िल्म राइटर की कार्यकारिणी समिति में था और वहाँ जो चोरी के मामले आते हैं डिस्प्यूट सेटलमेंट कमेटी का भी मैं मेंबर था, है ना? तो जो है अ, माया गोविंद का डायरी में लिखा था, माया गोविंद ने मुझे दिखाया था कि सामने कोई ऐसी चोरी का पता खाक लगाए कोई। अब अनु मलिक ने जो है उसको जो है समीर जी को दे दिया, से ये गीत आ गया और माया गोविंद ने कहा कि मैंने अन्नू को फ़ोन किया, तो अन्नू ने कहा कि अन्नू मलिक ने दीदी अ, बहुत-बहुत सारी मैं दोनों कान पकड़ता हूँ और मैं जो है अपनी डायरी में लिखा था और मैं आपका नाम लिखना भूल गया। तो ये मुझसे गलती हो गई कि मैंने वो मुखड़ा समीर जी को दे दिया। तो चूँकि थोड़ा मैं लेता हूँ, तो समीर जी को लगा कि मैंने जो है वो तुकबंदी करके दिया है। तो वो जो है माया गोविंद ने कहा कि दिखाए थे डायरी मुझे और कहा कि एक शब्द वही बदला, ऐसी चोरी का पता खाक लगाई की जगह कैसे लगाए कोई। तो माया हाँ, गोविंद ने मुकदमा नहीं किया उस पे,
लेकिन जो है उन्होंने कहा था कि मैं इस एक आपके एक गाने के बदले 5 गाने रिकॉर्ड करूँगा, वो नहीं हुआ। ये 5 गाने रिकॉर्ड किए हुए और हाँ ये कैसरुल जाफरी की जो गज़ल है कि दीवारों से मिलकर रोना अच्छा लगता है, हाँ हम भी पागल हो जाएँगे ऐसा लगता है। तो इसी इसी ये गज़ल छपी है किताब में, उसी उसी गज़ल में से 2 लाइनें अन्नू मलिक जी ने फिर लेकर के गीत लिखवा दिया कि आते-जाते जो है, हम तो पागल हो जाएँगे ऐसा लगता है। तो हाँ कैसरुल जाफ़री ने जो है वो इसमें मुकर दिया, तो उस समय भी मैं था उसमें। तो अन्नू मलिक ने कहा कि कैसर साहब जो है, अब तो जो होना था हो गया, तो आप ऐसा कीजिए कि मैंने 25,000 गीतकार को दिलाए हैं, तो प्रोड्यूसर से 25,000 आपको दिलवा देता हूँ और मैं यहीं जो है आपसे वादा करता हूँ कि आपको जो है अगले महीने 2 गीत 100% मैं आपको रिकॉर्ड करूँगा। तो कैसरुल जाफ़री ने सेटलमेंट कर लिया और वो कभी नहीं आया। वो फ़ोन थे, अन्नू मलिक फ़ोन ही नहीं उठाते थे। तो तो वो हसरत जयपुरी के उनका एक बार मैं इंटरव्यू करने गया था, तो हाँ हसरत जयपुरी ने मुझसे कहा कि ये अन्नू मलिक मेरा भांजा है, मैं इसको कितना समझाता हूँ, तुम यार जो है हाँ ज्यों के त्यों उठा लेते हो, बाहर के गीत उठा लेते हो, ऐसी चोरी मत करो। लेकिन ये मेरा भांजा मुझसे मानता नहीं, मैंने उसे डाँटा तो मुझे बुलाना बंद कर दिया। तो ये हाँ तो हाँ ये जो है हमारे हमारे जो है सेक्रेटरी राजेंद्र सिंह आतिश ने अन्नू मलिक से मज़ाक में कहा, "यार अन्नू तुम ये बताओ तुम जानबूझ करके चोरी क्यों करते हो?" तो अन्नू मलिक ने कहा, "देखिए आतिश जी, कोई 2 लाइन मैंने ले लिया कहीं से, गीत लिखवा दिया और गीत चल गया। तो गीत गीत को तो 2 करोड़ सुनेंगे, जो किताब में गज़ल जो है छपी है, उसको तो 2,000 लोग ही पढ़ते हैं, नहीं तो उसमें बुरा क्या है?" ये हम्म। ये जो है ये चोरी और कुतर्क चोरी है, ऐसी होती है। कुतर्क है ये। जी, जी। कई बार मंच पे बड़े जोरदार प्रकरण हो जाते हैं, जी, जैसे कि अ, ये आपके किसी लेख में मैंने पढ़ा था कि मुनव्वर राणा ने मुंबई के एक मंच पे एक शेर पढ़ा, उन घरों में जहां मिट्टी के घड़े रहते हैं, उन हाँ, घरों में जहां मिट्टी के घड़े रहते हैं, कद में छोटे हैं मगर लोग हुँ, बड़े रहते हैं। तो हाँ, इसके तत्काल बाद डॉक्टर राहत इंदौरी मंच पर थे, उन्होंने इसी शेर की अगली लाइन अपने हिसाब से पढ़ दी, ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। यानी बात शुरू हुई थी उन घरों में जहां मिट्टी के घड़े रहते हैं, कद में छोटे हैं मगर लोग बड़े रहते हैं। तो राहत इंदौरी जी, साहब ने उस पर एक लाइन जोड़ दी, ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वे बड़े रहते हैं। और आप इन्हें कहा कि उसमें हसन कमाल साहब भी थे, तो उन्होंने भी इसके आगे कुछ लाइनें पढ़ दी थी। तो इस तरह भी शेर बड़े जोरदार होते हैं। हसन कमाल जी, का भी एक जिक्र आपने किया है कहीं कि उन्होंने मुंबई के एक मुशायरे में कहा था, गुरूर टूट गया है गुमान बाकी है, हुँ, गुरूर टूट गया है गुमान बाकी है, हमारे सर पे हुँ, अभी आसमान बाकी है। तो राहत जी, इंदौरी साहब ने फिर जो उनके बाद आए थे मंच पे अपना कलाम पढ़ने, तो उन्होंने कहा कि वो बेवकूफ जमीन बांट कर खुश है, उससे कहो कि अभी आसमान बाकी है। और फिर उसी लेख में आपने ये भी लिखा कि राजेश रेड्डी साहब भी वही थे, तो हाँ, राजेश रेड्डी ने उसकी अगली 2 लाइनें अपने तत्काल बना हाँ, के आगे जोड़ दी, जितनी बटनी थी बढ़ गई ये जमीन, अब तो बस ये आसमान बाकी है। तो ये इस जी। तरह के प्रसंग भी बहुत दिलचस्प होते हैं मंच पे, रंगमंच पे। तो और कोई प्रसंग ऐसे याद हो तो बताइए आप हमें। देखिए, बात ये है कि जो आपने कहा राजेश रेड्डी को पूरी गज़ल है, जितनी बढ़नी थी बढ़ गई ये ज़मीं, अब तो बस आसमान बाकी है। तो वो जी मुशायरे में जो है ये राहत इंदौरी ने क्या बोलते हैं कि उनसे पढ़ने से पहले राजेश रेड्डी को पढ़वाया गया और राजेश रेड्डी ने हाँ कहा कि राहत साहब ने जो है ये शेर कहा है और मैंने भी इसी काफ़िये में ट्राई किया है, तो मेरी भी कोशिश देखिए। ऐसा कह के उन्होंने पढ़ा था। तो देखिए हाँ मैं हूँ कि आप अगर जो है ठीक है वही काफ़िया या वही ज़मीन ले रहे हैं, लेकिन ये कोशिश कीजिए कि आपका जो है वो कंटेंट अलग हो जाए। तो जो है ये लोग कंटेंट जो है अलग इन लोगों ने नहीं किया, ये गलत बात है भई
वो सब में वही कंटेंट है कि जितनी बटनी थी बन गई जमी, अब तो बस आसमान बाकी हाँ है, एक ही कंटेंट। हाँ तो इससे जो है, अगर आप में दमखम है, आप शायर हैं, तो ये कंटेंट जो है बचाना चाहिए। तो मैं नियाज़ साहब से इसका जिक्र किया, ये बोले कि ये साले लोग बहुत सारे शायर बड़े नासमझ हैं। बोले बोले कि जो है किसने कहा कि आसमान बाकी है? बोले कि आप अपना एरोप्लेन बिना किसी परमिशन के आप जो है पाकिस्तान के जो है इलाके में जाओ तो मालूम पड़ेगा कि आसमान बटा है कि नहीं बटा है, या किसी और मुल्क के इलाके में जाओ, बोले आसमान भी बट गया है। ये सब वैसे ना समझ बैठे हैं। देखिए, मंच पे क्या है कि एक नया शायर कुछ कहता है और उसका कंटेंट अच्छा है, तो बड़े शायर जो है वो उसका जो है चरबा करके एक नया शेर कह देते हैं, उस पे ज्यादा दाद मिलती है। और जो नया शायर है बाद में आरोप उस पे लगता है कि उसने बड़े शायर के जो है वो चरबा कर दिया या चोरी की है। ये जो है मंच पे बहुत बार हो चुका है। उनका जो मुनव्वराना का है कि किसी के हिस्से में मका आया या कोई दुका आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। ये जब उन्होंने पहली बार पढ़ा, तो उसके करीब 5 साल पहले ग्वालियर के एक मुशायरे में नौजवान शायर आलोक श्रीवास्तव ने ये गज़ल सुनाई थी अपने पिता के ऊपर, माँ के ऊपर, कि जिसमें शेर था कि बाबूजी गुजरे तो सब चीजें तकसीम हुई, पर मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से आई अम्मा। तो मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से आई अम्मा, कंटेंट यही है। तो हाँ ये जो हाँ, ये जो है क्या बोलते हैं कि सेम कंटेंट को मुनव्वर राना ने ले लिया, और फिर आलोक श्रीवास्तव ने उनको खत लिखा कि जो है सबसे पहले मैंने इसको लिखा था और ये मैगजीन में मेरी छपी भी है, और आपने बाद में लिखा, तो आप मेरे सीनियर हैं तो आपको शोभा नहीं देता, अगर आपने मुझसे पहले लिखा हो तो आप मुझे बता दीजिए। तो जो है मुनव्वर राना ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। इसका मतलब है कि उन्होंने आलोक श्रीवास्तव के पहले नहीं लिखा था और बाद में उनमें तरह तरह की जो है वो तोहमत लगाई। जगजीत सिंह ने किसी शायर की जो है गजल गाई है कि बहुत दिन से तुम्हें देखा नहीं है, मुझे तेरी जरूरत हो गई है, कुछ ऐसा शेर है, पूरा याद नहीं आ रहा है। और ये जो है मुनव्वर राना पूरा मतलब खुलेआम हर जगह सुनाते हैं कि जो है बहुत दिन से तुम्हें देखा नहीं है और ये आंखों के लिए अच्छा नहीं है। तो पूरा का पूरा मिसरा जो है ना, ये मुनव्वर राना ने ले लिया। तो ये जो है इस तरह के जो शायर लोकप्रिय हैं, बड़े हैं, वो बहुत सारी गड़बड़ियाँ पहले भी करते थे, अब भी जो है वो करते हैं। और मुनव्वर राना भले ही उन्होंने अपना जो है वो साहित्य अकादमी जो है खिताब ले लिया हो, पुरस्कार मिल गया हो, और लेकिन जो है साहित्य जगत में वो जैसे वो गुलजार को बोलते हैं कि उनको जो है साहित्य का पुरस्कार नहीं मिलना चाहिए था जो है साहित्य अकादमी, उसी तरह बहुत सारे लोग बोलते हैं मुनव्वर राना भी कौन सा जो है तिरपाल और ट्रक वाले शायर हैं, कौन सा साहित्य लिख रहे हैं कि उनको जो है साहित्य अकादमी मिलना चाहिए। तो जो जहां पे भी उंगली उठी तो उसके जो है साहित्य सृजन पे फिर वो एक सवालिया निशान लग जाता है। तो ये बहुत जी जरूरी है कि थोड़ा सा तालियां बजवाने के लिए ये जो शॉर्टकट अपनाए जाते हैं, तो मतलब जो जिनको प्रतिष्ठा मिल चुकी है, जो मशहूर हो चुके हैं, उनको तो इससे जी बचना चाहिए। मतलब साहित्यिक बुलिंग मंचों पे भी होती है, कवि जगत में, शायरों में भी होती है। पुराने जी शायर, स्थापित शायर हैं, वो अपने जूनियर शायर की मुख्य बातें, उसके जी भाव उठा लेते हैं, अपना शेर कह देते हैं, 5-5 साल भी बाद भी कह देते हैं और जी वाहवाही पा लेते हैं। लोगों को जी लगता है कि ये तो नया शायर, इसने ही चोरी की होगी, पुराने जी शायर को लोग बख्श देते हैं। अ, जी देवमणि जी, हमारे साथ बहुत सारे दर्शक हैं, बहुत सारे श्रोता हैं, वो हमसे जी सवाल करना चाहते हैं और मैं अच्छा एक एक करके उनके बारे में शुरुआत करता हूँ। कुछ जी ऐसे हमारे दिलचस्प बातें भी लोगों ने लिखी है। जी ऐसे भी दर्शक है जो इस चोरी की बात को बकवास लिख रहे हैं कि ये चोरी बहुत बकवास है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये प्रदीप जैन ने लिखा है।
प्रिया राज जी जी, मुंबई में ही रहते हैं, आप जानते ही होंगे उन्हें। वे कह रहे हैं कि बड़े शायर और गीतकार चोरी करके गीत लिखने के बाद माफी क्यों नहीं मांगते। प्रिया राज जी का जी, कहना है कि बड़े शायर और गीतकार चोरी करते और माफी भी नहीं मांगते, ये चोरी और सीना जोरी की रवायत क्यों है, ये कह रहे हैं। जी, इस पे कुछ जी। कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैंने तो पहले ही कह दिया कि माफी क्यों नहीं मांगते? हाँ जी, कि जो वो जो जावेद अख्तर ने सबको नहीं बताया, वो हाँ, कतिल सिपाही ने मुझे बता दिया ना। और हाँ, और हाँ, ये जो मैंने कतील सिपाही की नज़्म सुनाई, ये ये मैंने कतील सिपाही से ही लिख कर के लिया था कि ये नज़्म मुझे लिखा दीजिए, शायद कभी काम आए। और ये जी, अली अलीगढ़ की पत्रिका है, अशोक अंजुम संपादक हैं, तो हाँ, हाँ, कतील सिपाही पे मेरा लेख छपा हुआ है और उसमें प्रसंग मैंने डाल दिया है। तो ये चीज़ें जो है लोगों तक पहुँचनी चाहिए। तो उसी तरह जो है जावेद साहब को भी क्या हर्ज था अगर मतलब किसी अपने इंटरव्यू में या जो है उस वक़्त कैसेट और सीडी बन रहा था, उस पे जो है क्या बोलते हैं कि लिख देते आभार कतिल सिपाही, तो उसमें बुरा क्या था? तो ये उनका जो है बड़प्पन हो जाता। जैसे पंडित हाँ, प्रदीप ने कहा कि भई ये रवीन्द्रनाथ टैगोर से मैंने प्रभावित होके लिखा। तो ये जो जी, है लेखक की ईमानदारी बहुत वो ज़रूरी है। अब इरशाद कामिल को जो है वो जिसे मिल गया जो है फ़िल्म फेयर अवार्ड, तो उनको जो हाँ, है उस लोक कवि का भी ज़िक्र करना चाहिए था कि जिसने एक लिख जी, दिया है कि कागा सब सब तन खाइयो, चुन चुन खइयो माँस, दो नैना मत खाइयो, पिया मिलन की आस। ये न जाने कितने जो है सालों से हमारे लोक में चला आ रहा है। तो कोई भी हो, कोई भी बात है कि जिसे ठीक से कविता नहीं आती, वो जो है हाँ, शायरी नहीं जानता। ऐसे ऐसे भी जो है गीतकार जो है सक्रिय हैं फ़िल्म लाइन में। तो ऐसा कोई अनगढ़ गीतकार हो, किसी की लाइन उठा ले, चोरी कर ले, वहाँ तो वो ठीक है। और जो है दूसरी तरह जो है कि जैसे बहुत सारे लोग हैं कि भई वो अन्नू मलिक या किसी और के दिए हुए मुखड़े पे पूरा गीत लिख जाते हैं। तो वो हाँ, उनको जो है वो उनको ये करना चाहिए था कि भई इसको कन्फर्म कर दे कि भई अगर देखिए अगर कोई बात आई तो जो है मेरी बेइज़्ज़ती होगी, आप ऐसा मत कीजिए। अगर किसी हाँ, और का है तो आप उसको शुक्रिया जो है वो अदा कर दीजिए। और वो भई वाली यासी का भी बिना बताए जो है मगर मुसाफिरों का कभी इंतज़ार मत करना, परदेसी परदेसी जाना हाँ, नहीं उसके पहले। वाली यासी का शेर है, वाली यासी का नाम नहीं दिया गया है। हाँ, तो वाली यासी का हाँ, नाम ये देना चाहिए था। गुलज़ार साहब ने इब्न बतूता लिखा, तो मतलब जो है हाँ, चाहे कहीं भी बोल देते कि भई सर्वेश्वर जी का शुक्रिया कि उनसे प्रेरित होके मैंने लिखा। ये बहुत गलत बात है, मैं इस चीज़ का विरोध करता हूँ। और जो है जैसे जी, मनोज मुंतशिर ने भी कहा कि मैं अगले एडिशन में जो कविता अनुवाद की है, मुझे कॉल करना, मैं उसपे नाम डाल दूँगा। तो ये चीज़ें हाँ। होना जो है ये बहुत ज़रूरी है। मनोज मुंतशिर ने तो ये भी कहा कि मेरे कोई भी रचना 100% ओरिजिनल नहीं है। यानी उन्होंने हाँ, स्वीकार कर लिया कि मेरी कोई भी रचना 100% ओरिजिनल जी, नहीं है। इसका जी, मतलब स्पष्ट है कि वो क्या कर रहे हैं। समीर गांगुली जी ने लिखा है साहब की, वो रोचक जानकारी आपने दी है इस बारे जी, में। और राकेश अचल जी बहुत प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा कि लोकगीत अधिकांश चोरी के हैं, अधिकांश लोगों ने लोकगीत चुराए हैं। और लोकगीत ही नहीं, लोक जी, संगीत को भी चुरा रहे हैं फिल्म वाले। खास करके जी, अभी आपने अनु मलिक जी का नाम लिया, बहुत बड़ी प्रतिभा है। तो उनमें लोक गीत और लोक संगीत को अपनाने की या चुराने की बड़ी खास प्रतिभा है, तो वो भी इस बात को मानते हैं। हाँ, प्रिया राज जी कह रहे हैं कि साभार या प्रेरणा का जिक्र करना चाहिए, शर्म की कोई बात नहीं है। अब राकेश अचल जी, कुमार शिवम जी नमस्कार कर रहे हैं आपसे। राकेश अचल जी जी, कह रहे हैं बाबा फरीद तक की रचनाएं चोरी कर ली लोगों ने, ये जी, उनका सही कहना बात है। है। जी, प्रिया राज जी का देखिए एक जो सवाल लोकगीत है। है जी, हाँ, बोलिए। हाँ, नहीं, हाँ, हाँ, बाबा फरीद तक की रचनाएं तो चोरी कर ली। ये हाँ, ये 1 मिनट में समय दीजिए। देखिए जो लोकगीत हैं, तो उसमें हम्म, क्या है कि चौपाल में लोग बैठते थे पहले और एक साथ मिलके गाते थे।
मतलब गाते-गाते 4 लोगों का जो है मिल करके गाना एक बना लेते थे। जैसे मोरे सैयाँ तो कितनो कमात हैं और महँगाई डाइन खाई जात है। तो मालूम पड़ा कि हाँ, ढोलक लेके, मजीरा लेके बैठे हैं 4, 5, 6 लोग और मिल करके उन हाँ, लोगों ने गाना बना लिया। और हाँ, उसके बाद जो है हाँ, उसपे किसी का नाम नहीं जा रहा था और सुनने हाँ, वालों को भी वो लोक में धुन में इतना 4 लोगों को भी याद हो जाता था। तो एक गाँव से दूसरे गाँव होते कर देते थे। इसी तरह जो हमारे लोक कवि हैं, चाहे वो कबीर हों कि फरीद हों, तो उन्होंने मतलब जो दोहे लिखे या जो छंद लिखे, इतने दिल को जो है छूने वाले थे कि लोग जो है उनको एक बार ही उनको याद हो जाता था। जैसे कश्मीर की हाँ, लोक कवयित्री थी ललितेश्वरी, वो गाती थी 4 लाइन और माना कि जो है बहुत सारे लोगों को सुनते ही याद हो जाता था। तो ये जो है उसका लोगों ने लोकगीत की धुनों का भी फ़ायदा उठाया और ये हाँ, हाँ, मैं मानता हूँ कि जो है अगर कहीं से लोकगीत आप लेते हैं, जैसे अभी कई फ़िल्मों में आए हैं कि मुन्नी बदनाम क्या बोलते हैं, वो जाने मन तेरे लिए किया वो नशे मन तेरे लिए, टंकी में जो है आज के 50 साल पहले भी गाया जाता था। हाँ, हाँ, जो है वो झंडू बाम हुई लिख करके वो ललित पंडित ने अपने नाम से दे दिया। तो जो हाँ, है मुझे हाँ, तो मुझे इंडस्ट्री के एक आदमी ने बताया था कि जो है किसी ने सलमान खान को नोटिस भेज दिया था कि वो लोकगीत किसी के एल्बम में पहले से शामिल था और उसने हुँ, सलमान खान से डिमांड किया कि आप जो है इसके लिए मुझे इतने लाख रुपए दीजिए, शायद 10 लाख, नहीं तो मैं जो है मुकदमा करूँगा। और और जो है वो ने वो पैसे पेमेंट करके बात को दबा दिया, तो वो जो है इसलिए ये भी कहा कि इस जो है आदमी से बच के रहो और उसके बाद आपने देखा कि ललित पंडित फिर उनकी फ़िल्म में नहीं दिखाई पड़े ना। तो एक हाँ, हाँ, इंडस्ट्री के एक विश्वसनीय व्यक्ति ने मुझे ये बताया था और ललित पंडित कहाँ के गीतकार हो गए कि आपने जो है गीत पे अपना नाम डाल दिया। तो ये हाँ, चीज़ें इंडस्ट्री में हो रही हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। अच्छा ये जो है ये प्रियराज ने जो पूछा है कि फ़िल्मी गानों को साहित्य से कमतर आँका जाता है, तो क्या अगर कमर्शियल काम है तो कुछ भी चलता है, ऐसा क्यों? तो ये कमर्शियल में कुछ भी चलता है ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ये तो बताने की ज़िम्मेदारी जो है। दूसरी बात जैसे जो है ये जो मैं क्यों अंधेरे से हूँ माँ जो वो बच्चों वाली फ़िल्म आई थी ना, तो जी, जिसमें प्रसून जोशी को हाँ, वो मिला आमिर खान वाली फ़िल्म कि हाँ, फ़िल्म फेयर अवार्ड, है ना? हाँ, तो हाँ, हाँ। हाँ, क्यों अंधेरे से छोटा डरता हूँ बच्चा माँ। जान की मुस्कुरा समझाना रे। नहीं। अरे वो जिसको अच्छा, वो मानसिक बीमारी थी बच्चा का हाँ, डिस्लेक्सिया हाँ, क्या हाँ, बोलते हैं हाँ, तारे आमिर ज़मीन खान पर, की फ़िल्म। तारे हाँ, हाँ, ज़मीन पर, तारे ज़मीन पर। तो हाँ, उस वक़्त जो किसी ने लिखा था कि ये गाना अच्छा है, बहुत अच्छा है और इस गाने को फ़िल्म फेयर मिला और ऐसे गाने को तो हुँ, साहित्य अकादमी अवार्ड मिलने चाहिए। तो हाँ, उसमें क्या है कि जो वो जो आता है गाना, तो उसे एक सामूहिक कर्म माना जाता है कि उसको जो है ये संगीतकार ने एक धुन बनाई और उस हाँ, धुन पर जो है गीतकार ने गाना लिखा और गीतकार के लिखने के बाद एक गायक ने गाया और गायक ने कि मतलब जो है वो ट्यून के बल से संगीत ये जो शब्दों का वज़न 5 गुना बढ़ गया, फिर गायकी की वजह से 10 गुना बढ़ गया और उसके बाद जब वो एक मासूम से बच्चे पर फ़िल्माया गया, तो उस गीत का असर और ज़्यादा बढ़ गया। तो हम जो है उस गीत को दृश्य के साथ जोड़ करके देख लेते हैं। तो एक गीत को जी, बनाने में गीतकार, संगीतकार, गायक निर्देशक और जिस पात्र पर फ़िल्माया गया, ये सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई। तो एक गीत की कामयाबी में जब 5-7 लोगों का हाथ हो गया, तो वो सिंगल कर्म नहीं माना जाता। इसलिए जो है लोगों की ये राय है कि ये फ़िल्म का जो गीत है,
वो पूरी तरह वो साहित्य के मानदंड पे उचित नहीं बैठता। लेकिन बहुत सारी ऐसी रचनाएँ भी हैं कि जो साहित्य में पहले प्रकाशित हुई और उसके बाद सिनेमा में आई। वो तो जो किताब में छप चुका है वो तो साहित्य है ही। जैसे पल दो पल का हाँ शायर हूँ ये पहले ही छप चुका जी है। ये नाज़ है हिंद हाँ पर पहले छप चुका था, है ना? अब तो हम हैं जी मताए पूछाओ बाज़ार की तरह मजरू साहब की गज़ल किताब में छप चुकी थी। तो साहित्य भी फ़िल्मों में आ जाता है जी। और कुछ संजय रोकड़े पूछ रहे हैं, साहित्य के पंडित कहलाने वालों का अतीत बदनुमा दाग की तरह आज भी उन पे चस्पा क्यों है? दूध के धुले जी, कोई नहीं है, ये उनका कहना है। हाँ, देवमणि जी, हमारे फेसबुक पोस्ट पे जब हमने ये डाला तो उसके जी, पहले ही अ, प्रतिक्रिया स्वरूप बाबू सिंह रघुवंशी जी ने लिखा कि जी, जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, यश चोपड़ा हाँ, की दाग फिल्म का गीत है। एक जी, पाकिस्तानी शायर ने इस गजल को चुराने का आरोप साहिर लुधियानवी पर लगाया था और हाँ, उनका कहना है, हमारे दर्शक बाबू सिंह जी का, कि मेरे एक पंजाबी मित्र के पिताजी ने उनकी डायरी में उर्दू लिपि में उनको द्वारा संग्रहित यह जी, संपूर्ण गजल भी पढ़कर सुनाई थी। पक्का हो गया था कि ये गजल साहिर ने चुराई थी। एक और जी, टिप्पणी उन्होंने लिखी कि देवानंद की फिल्म हम दोनों के दो भजन, जिन्हें जी, साहिर लुधियानवी का लिखा हुआ बताया जाता है, वो भी जी, उत्तर प्रदेश के कवि द्वारा लिखे गए थे। कवि ने आरोप लगाया था। उस समय के समाचार पत्रों में बहुत समाचार छपे थे और कुछ जी, कानूनी नोटिसबाजी के बाद ये प्रकरण खत्म हो गया था। इस तरह की जी, बातें कही गई हैं। जी, तो आज की इस बातचीत से हमें कोई खास बात, अच्छा ये बताइए, जी, रंगमंच का क्या हाल है? अभी तो एक मैंने एक ऐप देखा है जिसमें बॉलीवुड के गीतकार हुँ, स्वानंद करकरे ये बताएंगे लोगों को कि आप कैसे लिरिक्स लिखें। हुँ, एक उनका कहना है कि एक शैली है, स्टाइल है और लिरिक्स लिखना भी सिखाया जा सकता है। उस ऐप में जी, आप उनके शागिर्द बने और लिरिक्स लिखना सीखें। पर ये इतने जी। लिरिक्स लिखने वाले हैं, गाने लेगा कौन फिल्मों में, ये बताइए? देखिए बात ये है कि लिरिक्स लिखना जो है ना जैसे मैंने कहा ना कि यहाँ जो है जो स्क्रिप्ट राइटिंग के क्लासेस चलते हैं कि फ़िल्मों में संवाद कैसे लिखें। तो मालूम पड़ा कि उसमें जी, पा पा कहीं 3 घंटे का सत्र है तो 5,000 है और हाउसफुल हो गया और कहीं 3 दिन का सत्र है या 4 दिन का तो 25,000 भी हो गया, फिर भी वो उसपे एडमिशन लेने जा रहे हैं। तो लेकिन हाँ, जो पहले के लोग थे उनको ये मानना था कि जो शायर है, उसमें कल्पना हाँ, शक्ति बहुत अच्छी होती है, तो उससे हाँ, अगर लिखवाएँगे तो संवाद में जो हाँ, अपना कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करेगा तो संवाद खूबसूरत हो जाएँगे और बहुत कम लोग आज के लोग नाम जानते हैं, अख्तरुल ईमान। तो हाँ, अख्तरुल ईमान अख्तर, अच्छे शायर थे, बहुत अच्छी नज़्में कहते थे और वक़्त जी, फ़िल्म में मतलब चोपड़ा साहब की कई फ़िल्मों में डायलॉग लिखे उन्होंने, तो हम्म, उनको शायर थे इसलिए बुलाया गया और मनोज मुंतशिर ने स्क्रिप्ट राइटिंग की कहीं ट्रेनिंग नहीं ली है, लेकिन बाहुबली 2 में जो उसने संवाद लिखे कई जगह ताली बज जाती है। तो जी, ये जो है कभी-कभी आप वर्कशॉप भी अटेंड कर लें और अटेंड करने के हाँ, बाद भी मालूम पड़ा कि एक फ़िल्म में आप कोई भी अच्छा डायलॉग नहीं लिख पाए, है ना? हाँ, तो जो है इसी तरह तो गीत का जो है सिखाना जो है आपको थोड़ी-सी एक रास्ता दिखा सकता है, कि भाई ये रास्ता है इस पे चलिए। लेकिन आपको कोई हाथ पकड़ के नहीं चला सकता। उसमें क्या है कि सबसे पहले आपको गीत लिखने का अभ्यास करना पड़ेगा। गीत में होती है तुकबंदी और गज़ल में ये काफ़िया कहा जाता है। तो जो है गज़ल वालों को काफ़ी मिलाने की आदत पड़ जाती है यानी तुकबंदी करने की। तो जब आप गीत लिखते हैं, तो एक तो आपको धुन की समझ होनी चाहिए और दूसरी बात जो है भावनाओं की समझ होनी चाहिए और तीसरी बात ये है कि आपकी तुकों को जो है ये समझ होनी चाहिए कि भई आशा का तुक जो है सिर्फ़ निराशा ही नहीं होता। सूने महल में नाच रही है, कब से ये रक्कासा, है ना? ये
रक्कासा लेकर के वो आए, जो है आनंद बख्शी हो सकता है हिंदी वाले गीतकार को रक्कासा या तड़प तड़प कर इस बिरहन को आया चैन जरा सा और निराशा के साथ जरा सा कैसे लगेगा, ये हिंदी वालों में है बहुत सारे लोग जो गजल नहीं लिखते हैं उनको ये पता नहीं होता। मैं आपको बताऊं कि जब मुझे बुलाया गया कि भाई इलारुम की बेटी को इस्तारुम लेके कहाँ हो तुम बन रही है और एक ट्यून बनी है उसमें जो है 4-5 गीतकारों को ट्राई किया और वो नहीं लिख पाए। तो जो है जब मैं गया तो जो रजत ढोलकिया संगीतकार थे, जब मैंने कहा कि थोड़ा-सा आप मुझे बताइए कि ट्यून कैसी है? तो हम लोग चाय पी रहे थे, तो उन्होंने अपना शुरू किया कि ना 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 मतलब जब तक सांस चलती रही वो ऐसे ही करते रहे। तो मैं समझ गया कि भाई उनकी दिक्कत क्या है। तो मैंने कहा कि अरे भाई ये काम कीजिए। अब उन्होंने पहले वो बता दिया कि 3 नौजवान हैं जो जाते हैं पहाड़ की वादियों में ये पिकनिक मनाने के लिए और एक गीत गाते हैं। तो उसके बाद मैंने कहा कि रजत भाई जहाँ पर पहली लाइन पूरी होती है, वहीं पर आप रुक जाइए। तो उन्होंने फिर शुरू किया ना 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 तो यहाँ ऐसा करके रुक गए। तो मैंने कहा कि सपनों की वादी में रंग नया भरता है। उन्होंने गा हाँ, गा के देखा, बोले पांडे जी बिल्कुल करेक्ट, एक लाइन और बताइए। तो मैंने कहा सपनों की वादी में रंग नया भरता है, आंखों से दिल में मेरे कोई यूं उतरता है। उसमें हुआ क्या कि जो है वो 8 लाइन का मुखड़ा उन्होंने बनाया था और वो जब नान नान गाना शुरू करते थे तो एक सांस में जो है वो 8 लाइन जो है पेश कर देते थे। तो किसी गीतकार, किसी शायर को ये समझ में नहीं आता था कि मतलब वो क्या चाहते हैं। तो वो जो है कि सपनों की वादी में रंग नया भरता है, आँखों से दिल में मेरे कोई यूँ उतरता है, जोश है जवानी है, शाम ये सुहानी है, आज अपनी आँखों में एक नई कहानी है, साथ-साथ रहते हैं, धूप-छाँव सहते हैं, तेरे बिना यार कहाँ अपनी ज़िंदगानी है। ये हुआ तो शान के और शंकर ने गाया था, ये 8 लाइन का मुखड़ा। तो मैंने तो कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी जब मैंने लिखा था ये गीत और ये जो है ट्यून दे दिया जाए तो स्वानंद किरकिरे किसको ट्रेनिंग देंगे कि भई ये इस पे आप कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले भीतर आपको अपने कवि को सशक्त बनाना है और सबसे अच्छा तरीका है कि जो पुराने ज़माने में लोग बोलते थे कि अगर आप गज़लकार बनना चाहते हैं, तो पहले 1000 शेर याद कीजिए। तो आज के ज़माने में मैं ये बोलूँगा भई 100 शेर तो याद कीजिए और उसी उसी तरह आप उन अच्छे गीतों को सुनिए कि जो दिल को बहुत छूने वाले हैं। तो धीरे-धीरे आपके दिमाग में एक खाका बन जाएगा कि कोई ऐसी सिचुएशन आएगी तो जो है वो हो जाएगा। तो ये लॉकडाउन के ज़माने में कई जो है वो क्लासेस चल गए फ़िल्मी गीत लेखन के लिए ना और उसमें ही लोग बताते हैं कि तुकबंदी कैसे की जाए। चरित्र के की भाषा है, ट्रक ड्राइवर है तो ऐसा बोलेगा, अनपढ़ वाली भाषा में गीत लेकिन पढ़ा लिखा है, वैसे ही बोलेगा। शायद इतने से कैसे इतना तो जो है आपको आपका डायरेक्टर बता देगा कि हमारा ट्रक ट्रक ड्राइवर अनपढ़ है, तो आपको वैसे ही लिखना पड़ेगा सब फाटक सब सिग्नल में तोड़ आया, है ना? तो ये समझ तो खुद में विकसित करनी पड़ेगी। हाँ, आपको एक ज़रा-सा जैसे कि जो है वो 2 सप्ताह में स्टीयरिंग पकड़ना सिखा दिया जाता है कि भाई आप क्लच को जो है वो दबाएँ छोड़ेंगे और एक्सीलेटर को दबाएँगे तो गाड़ी आगे बढ़ जाएगी और जो है आपको ब्रेक भी लगाना है कि एक्सीडेंट ना हो। तो लेकिन जब आप अकेले जब तक 2-3 महीना, 4 महीना प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तो आपको गाड़ी चलाना नहीं आएगा। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही गीत लेखन भी है। आप खुद से सीख सकते हैं या किसी से मार्गदर्शन, लेकिन अपना जो है बाहुबल आपको खुद ही दिखाना पड़ेगा। संजय रोकड़े जी कह रहे हैं गानों में चोरी का जिक्र हो रहा है तो समीर और गुलजार साहब का जिक्र भी करना चाहिए या नहीं? गुलजार साहब का जिक्र हम कर चुके हैं, समीर का जिक्र अभी तक तो नहीं आया है। कोई नहीं, प्रसंग हो तो आप बताइए। समीर का ज़िक्र मैंने जो है ना, हाँ वो समीर बेचारे बहुत सीधे-साधे भले आदमी हैं, है ना?
तो हाँ समीर साहब के क्या होता है कि जैसे हाँ अनु मलिक को तुकबंदी का शौक बहुत है, आपने रियलिटी शो में देखा होगा। जी तो समीर समीर को कोई वो मुखड़ा दे देते हैं, तो जो है समीर को ये लगता है कि ये तुकबंदी करते हैं तो इन्होंने तुकबंदी कर ली होगी। जैसे मैंने बताया कि वो समीर को ही उन्होंने मुखड़ा दिया था। आते जाते जो हाँ मिलता है, तुमसा लगता है, हम भी हाँ पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है। तो कैसरुल जाफरी हाँ साहब ने हाँ केस किया। तो जो है वो अनु मलिक ने सेटल किया कि कैसर साहब, समीर को हमने जो पैसा दिया है वो पैसा आपको दे देते हैं, और आगे जो है फिर मैं इसके बदले में आपका 2-4 गाने रिकॉर्ड कर देता हूँ। तो सारी बदमाशी तो अनु मलिक ने की ना, समीर समीर जी बेचारे भले आदमी हैं, उन्होंने जी वो दे दिया। और मैं आपको बताऊं कि जो है ये समीर साहब ने ऐसे बहुत साहब लोगों से की मदद की है कि जब मैं मालूम पड़ा कि बंबई में आए हैं गीतकार बनने और उनके पास चाय पीने का पैसा नहीं है, वो खाने का वो पैसा नहीं है, तो हो ये संभव है। मैं कोई दावे के साथ नहीं कह सकता हूँ कि समीर ने किसी से कह दिया हो कि भाई आप ये गीत मुझे ये दे दो, बदले में मैं आपको इतना पैसा दे देता हूँ, और आदमी अपना वो गीत दे करके चला गया हो, उसे खाने की ज़रूरत हो। लेकिन जो है गाँव देश से जो बहुत सारे लोग आए हैं स्ट्रगल करने, तो ऐसा मुझे कई लोगों ने बताया है कि जिनके पास खाने को पैसे नहीं थे, चाय पीने के पैसे नहीं थे, ऐसे कई गीतकारों की समीर ने म मदद की है। अगर बदले में किसी ने कुछ दे दिया होगा तो वो जाने। लेकिन जी लेकिन जो है हमारे कार्यकाल में जब मैं डिस्प्यूट सेटलमेंट कमेटी में था, तो सबसे ज़्यादा चोरी के मामले अनु मलिक पे आए, और समीर के साथ जो हुआ अनु मलिक की तरह वजह से हुआ। जी एक शायर हैं नरेंद्र शर्मा जी, बहुत मकबूल शायर हैं, मशहूर शायर हैं। जी, उन्होंने एक लंबा चौड़ा सवाल लिखा है, उसके बाद दोबारा लिखा है। मैं पढ़ के जी, सुना देता हूँ ताकि जी, स्क्रीन पर हमारी शक्ल दिखती रहे। वो इतना हाँ, बड़ा लिखा। बात चूंकि फिल्मी गीतों में साहित्यिक कविताओं से चोरी की चल रही है और जी, पांडे साहब बहुत मौजूद उदाहरण दे रहे हैं। मेरा जी, प्रश्न है कि क्या पुराने कवियों, शुआरा या सूफी संतों की लगभग लोकोक्ति हो चुकी पंक्तियां उठाकर फिल्मी गीत लिखने को किस श्रेणी में रखा जाएगा? जी, पुराने कवि, शुआरा या सूफी संतों की लोकोक्ति बन चुकी पंक्तियां उठाकर फिल्मी गीत लिखने को किस श्रेणी में रखा जाएगा? बात चूंकि फिल्मी गीतों में साहित्यिक कविताओं से चोरी की चल रही है, तो पांडे साहब बहुत मौजूद उदाहरण दे रहे हैं। जी, मेरा प्रश्न है कि क्या पुराने कवियों, शुआरा, सूफी संतों की लगभग लोकोक्ति हो चुकी पंक्तियां उठाकर फिल्मी गीत लिखना, क्या उन उनका कहना आगे कि उन लोकोक्तियों की गंभीरता को आप फिल्मी गीत में मट्टी पलीत कर रहे हैं, ऐसा जी, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जी। ऐसा है कि ये जो है रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग जी बरसे, हाँ मुझे ऐसा लगता है कि हरिवंश राय बच्चन से कहा हो गया कि भई होली का एक गीत फिल्माना है, और आप कोई लोकगीत बता दीजिए। और उन्होंने लोकगीत बता दिया, और हाँ मालूम पड़ा कि जो है उस पे उनका नाम डाल दिया, उन्होंने बताया। तो हाँ बच्चन जी इतने समर्थ कवि हैं हरिवंश राय बच्चन, कि वो हाँ मेरे ख्याल से कभी नहीं कहेंगे कि इसके साथ मेरा नाम लगा दो, है ना? और उनको कोई पैसे की भी कमी नहीं है, कोई प्रतिष्ठा की भी कमी नहीं है, नाम की कमी नहीं थी। जब तो उन्होंने लोकगीत दे दिया होगा। तो जो है उसमें जो लाइनें आती हैं कि वो लौंगा इलायची का बीड़ा लगायो, और हम्म, क्या ठूसे जेवन गोरी का यार बलम तरसे मन बने। तो ये जो लाइन है हाँ कि लौंगा इलायची का बीड़ा लगायो, ये इसी गीत में नहीं, बहुत सारे लोक गीतों में ये लाइन आ चुकी है। इसलिए जो है हम्म, ये तुरंत समझ में आ जाता है कि भाई ये हम्म, किसी लोकगीत की लाइन है। तो मैं कह रहा हूँ कि आपने लोकगीत ज्यों का त्यों उठाया। तो उस हाँ वक़्त ज़माने में जब आप कैसेट और जो है सीडी बन रहे हैं, तो उसपे हंस राय बच्चन का नाम देने की क्या ज़रूरत है? आप वहाँ
लिख दीजिए लोक परंपरा से प्राप्त, आपको किसी का नहीं नाम है, हाँ, आप लिख दीजिए लोक परंपरा से प्राप्त जो है, तो ये ये ईमानदारी बहुत है। होनी चाहिए। हुँ? एक बहुत मुद्दा ज़रूरी है। और है। अ, जी, गुलजार साहब आए थे बॉलीवुड में, मुंबई फिल्म हाँ, उद्योग में, और उनका जी, एक गाना, पहला गाना बहुत चर्चित हुआ था। अ, जी, मोरा गोरा रंग लैले मोहे शाम रंग दई दे छुप जाऊंगी रात हाँ, में। अब जी, कई लोगों का कहना है, मुंबई के हमारे मित्रों का कहना है कि इस जी, गाने के वास्तविक रचनाकार हैं शैलेंद्र। उनका ये भी हुँ, कहना है कि शैलेंद्र ने वो गीत लिखकर गुलजार को दे दिया था उनके संघर्ष के दिनों में, शुरुआती संघर्ष के। जी, और इसका एक तर्क उनके पास ये है कि तोहे राहु लागे बैरी हुँ, मुस्काए जी जलाई के। उनका ये जी, कहना है कि तोहे राहु लागे बैरी, तोहे राहुल आगे बैरी मुस्काए जी जलई के, ऐसी लाइन गुलजार जैसे पंजाबी कवि शायद नहीं लिख पाएंगे। इसमें जो फ्लेवर है वो शैलेंद्र की कलम का लगता है। क्या ऐसा हो सकता है? ये बिल्कुल ऐसा हो सकता है, हम्म, 100% हो सकता है कि शैलेंद्र ने मदद की हो और जो है हम्म, एक पंजाबी व्यक्ति जो अभी-अभी एंट्री हो रही है फ़िल्म जगत में, तो उससे इतनी अच्छी हिंदी की अपेक्षा नहीं। जो है एक शायर थे साबिर दत्त, वो जो जी, है मतलब जो है गुज़र गए और कुछ समय मेरे दोस्त थे, तो वो साहिर के साथ रहे थे कुछ साल और साहिर के पीए का काम देख रहे थे। तो मैंने साबिर जी, दत्त से ये कहा कि भई ये कहा जाता है, निदा फ़ाज़ली साहब ने भी मुझसे कहा कि जो है इनके जान निसार के अख्तर के कई गीतों पर तो ये इनका साहिर लुधियानवी का नाम गया है, क्या ये बात सच है? तो साबिर दत्त ने मुझसे कहा कि जानिसार अख्तर जब यहाँ पर आए और जो है स्ट्रगल कर रहे थे, तो उनको पैसे की तंगी थी। तो एक गाने के लिए 500 मिलना भी बड़ा मुश्किल काम था। तो उनको साहिर साहब ने कहा कि भई मुझे बिना माँगे 5000 मिल जाते हैं, तो अगर जो है तुम्हारे किसी गाने पर मेरा नाम जाएगा और 5000 आएँगे, तो वो पैसा ले लेना तुम। तो ये जो है उनको जानिसार साहब को अच्छा लगा और जो है ये साबिर दत्त की बताई हुई बात है, निदा फ़ाज़ली ने भी कहा था कि इवन ऐसा कहा जाता है कि बहू बेगम के फ़िल्म गाने जानिसार अख्तर ने लिखे थे, उसपे कमर्शियल फ़ायदे के लिए साहिर लुधियानवी का नाम दे दिया था। तो ये ऐसा हुआ और कुछ ऐसे गीत हैं कि जिन गीतों को इन्होंने लिखा साहिर लुधियानवी ने और उनकी हिंदी बहुत अच्छी है। तो ये कहा जाता है कि दरअसल वो साहिर के नहीं, वो जानिसार अख्तर के लिखे हुए गीत हैं। इसलिए उन गीतों में हिंदी बहुत अच्छी है। है ना? तो उसी तरह जो आप बोल रहे हैं, वो गुलजार जी। साहब वाला भी मामला निश्चित ही ऐसा हो सकता है ना? तो ये बात है या हो सकता है कि लिखने के बाद गुलजार साहब ने उनसे इस्लाह किया हो कि शैलेंद्र साहब जी, मैंने एक गीत लिखा है और इसमें थोड़ा-सा हिंदीकरण आप जो है कर दीजिए, तो लोग एक-दूसरे हाँ। की मदद करते हैं, तो शैलेंद्र साहब ने मदद कर दी हो। ये अ, बात है। पांडे जी, हमारे इस कार्यक्रम को लगभग सवा घंटा हो गया है। मैं आपका बहुत जी, आभारी हूँ कि जी, आधे घंटे की बात हमारी हुई थी, लेकिन हमारे दर्शकों जी, के सवालों के जवाब भी आपने दिए, जी, कई नई बातें बताई, और बहुत से सवाल अभी भी अनुत्तरित हैं। मुझे लगता है कि हमें फिर से मिलना पड़ेगा, मुझे फिर जी, से आपको कष्ट देना पड़ेगा, लेकिन जी, आपने अपना बेशकीमती समय हमें दिया, हमारे इस जी, कार्यक्रम को दिया। आपके बहुत आभारी हैं। अभी राकेश अचल जी ने लिखा है कि जान निसार ग्वालियर के थे। जी, राकेश अचल जी ग्वालियर के हैं, तो उन्होंने कहा कि उनकी हिंदी अच्छी होगी। ये जी, राकेश अचल जी का कहना है। प्रिया राज जी धन्यवाद कह रहे हैं, और हाँ, मैं सबकी तरफ से, हमारे दर्शकों की तरफ से और इस कार्यक्रम की तरफ से हाँ, आपका शुक्रिया कहता हूँ। आपने जी, इतनी दिलचस्प बातें हमें बताई, और हमारे दर्शक ये कार्यक्रम देख रहे हैं, फेसबुक पर देख रहे हैं, लिंक्डइन पर देख रहे हैं, फेसबुक जी, पेज पे भी देख रहे हैं, जी, यूट्यूब पर भी इसे थोड़ी देर में देख पाएंगे, और तमाम हाँ, दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी देख पाएंगे। इसका पॉडकास्टिंग भी सुन पाएंगे। इसका पॉडकास्टिंग भी आज रात तक अपलोड हो जाएगा। तो सभी का जी, शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना बेशकीमती समय दिया, और सवा घंटे का समय आपने दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी। धन्यवाद।
सभी दर्शकों का धन्यवाद। जी। नरेंद्र शर्मा जी, आपको भी धन्यवाद कि आपने हमारा कार्यक्रम देखा और इस कार्यक्रम को खत्म करने की इजाजत दीजिए। आप हमारे इस लाइव कार्यक्रम को देखते रहिए। हमारे कई दर्शकों ने, कई श्रोताओं ने लिखा है कि हमें इस कार्यक्रम की सूचना नहीं मिलती क्योंकि फेसबुक कई बार हमारे नोटिफिकेशन दबा जाता है, छुपा जाता है। तो कई लोगों ने कहा कि आप हमें टैग कर दीजिए हमें, ताकि हमें पता चले कि आपके कार्यक्रम किससे बात करने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम की सूचना आपको मिलती रहे तो मुझे इनबॉक्स में लिखिए, मैं आपको टैग कर दिया करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला।